हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन नथ। दोस्तों, आप सभी का सिलेक्शन नथ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए 69 बीपीएससी पीटी तैयारी को ध्यान में रखते हुए सामान्य विज्ञान की आज से सीरीज को शुरू किया जा रहा है और यह सीरीज आपको लगातार मिलती रहेगी, जिसमें 30 प्रश्न होंगे, 10-10 प्रश्न करके तीनों सेक्शन से होंगे, यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। और ये प्रश्न जो है एमसीक्यू टाइप के होंगे तथा अगर ज़रूरत पड़ने पर कुछ प्रश्नों का आपको व्याख्या सहित भी आपको आंसर बताया जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल बेसिक से शुरू किया जा रहा है बीपीएससी पीटी के लिए साइंस। तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी बीपीएससी पीटी के परीक्षा में। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आज यह एपिसोड नंबर 1 है, यानी कि सेट नंबर 1 है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की एसआई मात्रक क्या है? तो रेडियोधर्मिता की एसआई मात्रक है ऑप्शन नंबर ए बेकुरल। ऑप्शन नंबर ए बेकुरल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, भार की एसआई क्या है? भार की एसआई इकाई क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न्यूटन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किस राशि की का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? कैंडेला किस राशि का एसआई मात्रक होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ज्योति तीव्रता। दोस्तों, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल बेसिक से शुरू किया गया है। आप में से जो लोग भी देखना चाहते हैं, आप लोग डेली इस सीरीज से जुड़े रहिए और आपका साइंस काफ़ी मजबूत हो जाएगी। संवेग की एसआई पद्धति में क्या इकाई है? संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कूलाम। कूलाम जो है इसका राइट आंसर है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दूरी। दूरी जो है प्रकाश वर्ष की इकाई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की एसआई इकाई जो है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ओम। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई और उनके सिरों के बीच विभवांतर V के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहा जाता है। और इसे ही V बराबर I/R से दर्शाते हैं, जहां R का मतलब होता है प्रतिरोध। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेंस की शक्ति की एसआई क्या है? तो बताइए, लेंस की जो शक्ति है उसका एसआई इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर जो है लेंस की इकाई का शक्ति का इकाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को किस पारंपरिक इकाई में मापा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्यूरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्यूरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, उद्योग में शक्ति की इकाई है। उद्योग में शक्ति की इकाई है,
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अश्व शक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अश्व शक्ति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठोस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जाता है, आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 अवस्थाएं जो है पदार्थ की 5 अवस्थाएं तय कर दी गई हैं वैज्ञानिकों के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है? निम्न में से किस में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैसों में। देखिए दोस्तों, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। गैस में से गैस की पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है, गैस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है। गैसों में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है क्योंकि गैस के अणुओं में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस व्याख्या को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है ये गलत कथन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गलत कथन है, बाकी सभी कथन जो है सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। मीथेन जो है एक शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि जो है दोस्तों मीथेन शुद्ध पदार्थ है। यह पृथ्वी की सतह के नीचे पेट्रोलियम पदार्थों के साथ प्राकृतिक गैस के रूप में पाई जाती है। मीथेन यह दलदली भूमि में भी मिलती है, इसलिए इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, मीथेन को जो है मार्स गैस भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग व्याख्या पर भी ध्यान देते रहिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। और हाँ दोस्तों, जो भी कुछ आपको इंपॉर्टेंट लगे आप लोग एक रफ में या किसी रजिस्टर में नोट भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको आगे आने वाले समय में फ़ायदा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मिश्रण प्रकृति में हो सकता है? मिश्रण प्रकृति में हो सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है इसका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, विकल्प ए और विकल्प बी दोनों, यानी कि समांगी भी हो सकता है, विषमांगी भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो है दोस्तों प्रकृति में मिश्रण समांगी और विषमांगी दोनों होता है। जैसे समांगी मिश्रण की बात करें, नमक और जल का मिश्रण समांगी मिश्रण है, चीनी और जल का मिश्रण समांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण की बात करें तो मिट्टी और रेत का मिश्रण विषमांगी है, तेल और जल का मिश्रण जो है विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग को मैंने ये भी बता दिया कि समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एक मिश्र धातु किसकी एक उदाहरण है? एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस विलयन का उदाहरण है। ठोस विलयन का उदाहरण है एक मिश्र धातु। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? बताइए, आपको हमने अभी कुछ देर पहले ही बताया कि विषमांगी मिश्रण कब होता है और समांगी आपको पता है, आप इसको बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी, दूध। दूध दूध जो है विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, हवा एक डॉट 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 है। हवा एक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। ठीक है, आप सभी को बता दें कि वायु पृथ्वी के वायुमंडल में शामिल गैसों यानी कि तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। गैस जो है तत्व और यौगिकों का मिश्रण है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों के निम्न है, नाइट्रोजन जो है आपका 78.84%, ऑक्सीजन 20.94% और आर्गन 0.934। फिर नियॉन हो गया, हीलियम हो गया, मीथेन हो गया, आदि गैसें पाई जाती हैं। तो आप सभी का इसका आंसर होगा दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, यहाँ से आपका बायोलॉजी शुरू हो गया और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से शुरू किया गया है, तो आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए उसके बाद लाइक करिएगा, आखिरी में लाइक करिएगा, अभी मत लाइक करिए, अभी मत सब्सक्राइब करिए। जब आपको वीडियो पसंद आए, आप लोग इससे खुश हों, तब आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अभी आखिरी तक के इंतज़ार करिए, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर के अंतर्गत सब्जियों, फलों और फूलों जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, साइटोलॉजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, विटीकल्चर क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विटीकल्चर जो है ये आपकी अंगूर की खेती को कहते हैं, विटीकल्चर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और सब्जियों की खेती को क्या कहा जाता है? सब्जियों की खेती को कहा जाता है ओलेरीकल्चर। क्या कहा जाता है? सब्जियों की खेती को कहा जाता है ओलेरीकल्चर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? तो राइट आंसर हो जाएगा, इसका संबंध जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शिलालेखों का अध्ययन से है। एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन कहा जाता है। आप बता दीजिए, इसी के साथ जो 4 ऑप्शन दिए इसको भी बता देते हैं। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक कहा जाता है, न्यूमिस्मैटिक्स को सिक्कों का अध्ययन कहा जाता है। फिर आपसे बात करें मानचित्रों का अध्ययन, तो मानचित्रों का अध्ययन कहा जाता है कार्टोग्राफी। ठीक है, कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी। ठीक है, ग्राफी, ठीक, तो कार्टोग्राफी कहा जाता है। और कंकालों का अध्ययन जो है उसको कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। कंकालों का अध्ययन को कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। तो आपको चारों ऑप्शन पता हो गए किसको क्या क्या कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अब बताइए पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन को कहा जाता है। चलिए इसका साथ साथ जो ऑप्शन दिए उनको भी देख लेते हैं। हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी कहा जाता है उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन को हर्पेटोलॉजी। फिर ऑप्थेमोलॉजी, ऑप्थेमोलॉजी जो है आपका कहा जाता है आँखों का चिकित्सीय अध्ययन को ऑप्थेमोलॉजी कहा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा चारों ऑप्शन को पता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मधुमक्खी पालन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेरीकल्चर जो है, सॉरी दोस्तों, सेरीकल्चर आपका रेशम की खेती से होगा, रेशम की खेती से। ठीक है, सेरीकल्चर जो है आपका रेशम की खेती से हो जाएगा। सॉरी, फिर से माफ़ी चाहते हैं, गलती हो गई।
रेशम की खेती से हो जाएगा सेरीकल्चर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इथोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी, इथोलॉजी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, हेमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? हेमेटोलॉजी का अध्ययन संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, रक्त से। ऑप्शन नंबर बी, रक्त से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हेमेटोलॉजी का अध्ययन में जो है रक्त का अध्ययन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? मनुष्य का अध्ययन किसमें होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से इसका आंसर करिए। 30 का है, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? ये पूछा गया है आपसे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य के क्रमिक विकास का अध्ययन किया जाता है। आपने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा ही था और उसी के संबंधित है कि समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा नाता है मानव जाति के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रोपोलॉजी। दोस्तों, आप सभी के लिए, यदि आप लोग ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और जो आवश्यक है उसको पेमेंट करके आप इस वीडियो के पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, और यदि इस वीडियो का व्यूज़ 1000 प्लस चला जाएगा तो आप सभी में से जो कोई भी पीडीएफ का इच्छुक होगा, मैं इसको पीडीएफ निःशुल्क उपलब्ध करा दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ये आपके बीपीएससी पीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज से ये सीरीज शुरू की गई है और आपको डेली मिलती रहेगी। तो चलिए, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।